नीचे वाली भी आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आनुवंशिकता है उसका आणविक आधार। इसके पहले भी आप दो लेक्चर इसे देख चुके हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है इनहेरिटेंस में, तो हमने आपको सेंट्रल डॉग्मा पढ़ाया था इससे पिछले टर्म में। तो सेंट्रल डॉग्मा आपने देखा था, क्या था इसमें? द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, दिस इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन, ये द्विगुणन था। एंड द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, इसे हमने कहा था अनुलेखन। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो इससे पहले टॉपिक में आपने रेप्लिकेशन पढ़ लिया था, डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को हम आगे पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। क्या है ये? द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब आपने देखा था डीएनए का जब द्विगुणन हुआ था, तो डीएनए के द्विगुणन के समय डीएनए में दो स्ट्रैंड थे। कौन कौन से दो स्ट्रैंड थे? एक था यहाँ पर जो 3-5 डायरेक्शन में था, एक था 5-3 डायरेक्शन में। तो ये डीएनए स्ट्रैंड है, दिस इज द 3-5 स्ट्रैंड, दिस इज द 5-3। ये दोनों क्या है? यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड हैं। डीएनए स्ट्रैंड में ये स्ट्रैंड हमेशा आपको पता है 5-3 डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनता है, और आरएनए भी 5-3 डायरेक्शन में बनता है। इट मीन्स इट इज कॉल्ड द टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए, एंड दिस इज कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड। तो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है या टेम्पलेट डीएनए कह दीजिए यहाँ पर, और दूसरा क्या है यहाँ पर? कोडिंग स्ट्रैंड है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड में डीएनए से एमआरएनए बनेगा इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। अब जो नया स्ट्रैंड बनना है, तो आप यहाँ पर पहले देखिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड में कि ये आपका थ्री 5 और ये 5-3। तो दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ये वाला, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में कितने पार्ट्स हैं? दिस इज कॉल्ड द प्रमोटर जीन, दिस इज कॉल्ड द प्रमोटर जीन, एंड दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहेंगे इसको? दिस इज द structural gene, and this is called the termination part, termination। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? प्रमोटर भाग है या प्रमोटर जीन है, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? स्ट्रक्चरल जीन है, और तीसरा कौन सा है यहाँ पर? टर्मिनेशन है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रमोटर जीन है, ये इसको थोड़ा सा इलाज करके हम यहाँ बना दें। This is the 3-5' template strand. It contains 3 parts. This is the promoter part या promoter gene. This is the structural gene. तो ये जो structural gene होता है ये बहुत important होता है, and this is the termination, terminating part. अब जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है एमआरएनए का, वो यहाँ पर प्रमोटर जीन के पास से प्रारंभ होता है, एंड द टाइप ऑफ आरएनए एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड द आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज is essential
फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में मेनली आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट होता है, और आरएनए पॉलीमरेज ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए पॉलीमरेज इज 3 टाइप्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स होता है, और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोमल आरएनए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। तो 3 तरह के आरएनए है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब आपने देखा टेम्पलेट स्ट्रैंड में 3 पार्ट होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर कि हाउ मैनी टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रेजेंट। देयर आर 5 पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स इन mRNA। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड रो। ठीक है, 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, आपको सबके नाम लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं। अब हमें यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखना है कि वास्तव में आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है और कैसे आगे बढ़ती है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, आपको पता है। देयर आर 3 स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स इन किसमें? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप में कौन कौन से हैं? एक है इनिशिएशन, दूसरा है यहाँ पर इलोंगेशन एज वेल एज टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन को हिंदी में कहते हैं प्रारंभन। यहाँ से आरएनए एमआरएनए का बनना शुरू होता है, और इनिशिएशन स्टार्ट्स एट प्रमोटर साइट। किस साइड से? तीनों को पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रमोटर साइट से शुरू होता है इनिशिएशन, वेयर आरएनए पॉलीमरेज separates the 2 strands of DNA। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को क्या कर दिया? अनउंड कर दिया, सेपरेशन कर दिया। किसमें? इनिशिएशन पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम आते हैं किसमें? इलोंगेशन में। अब इलोंगेशन हो रहा है इसमें। इलोंगेशन का मतलब होता है दीर्घीकरण। कैसे? उस स्टेप को कहाँ ले जा रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज द इलोंगेशन। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस। कंटिन्यूएशन प्रोसेस कैसे होता है? यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं, और ये यहाँ पर 3-5 स्ट्रैंड है। ठीक है, कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट को हिंदी में कहते हैं सांचा सूत्र। इसी सांचा सूत्र में 5-3 दिशा में नया एमआरएनए चेन बनती है। तो जो एमआरएनए चेन कैसे बनेगी? अगर यहाँ पर दिस इज द न्यू एमआरएनए, या केवल एमआई लिख दीजिए, दिस इज द एमआरएनए स्ट्रैंड या एमआरएनए चेन। अगर यहाँ पर एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन इस तरह से है, तो एडनिन थाइमिन से जुड़ता है। बट इन केस ऑफ आरएनए एडनिन ज्वाइंट विद द यूरेसिल। थाइमिन एडनिन से जुड़ेगा, और ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा। साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, थाइमिन एडनिन से। केवल एडनिन जो थाइमिन से जुड़ता है उसकी जगह भर के आ जाएगा यूरेसिल आ जाएगा यहाँ पर।
किसमें, mRNA चेन में। तो ये दीर्घीकरण प्रोसेस है, इस तरह से लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है और mRNA चेन क्या होती रहती है, बनती रहती है। अब जो mRNA चेन बनती जा रही है, तो अब इसमें थर्ड स्टेप में हम आएंगे, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन। जब बॉडी के लिए इसेंशियल जो कोड है वो बन चुका, ठीक है, किससे, इन द साइड द न्यूक्लियस डीएनए से, तब तीसरा स्टेप आता है, दिस इज द कॉल्ड द टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन को हिंदी में कहते हैं समापन। समापन, तो समापन होता कहाँ पर है, समापन होता है यहाँ पर एट द पैलिंड्रोम, एट द जीसी पॉइंट या जीसी रिच एरिया और पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या है, यहाँ पर जहाँ पर बेस सीक्वेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से इक्वल होता है। देख लीजिए यहाँ पे ए टी ए टी ए टी ए, यहाँ से पढ़िए या यहाँ से पढ़िए, दीज बेस सीक्वेंस आर कॉल्ड द पैलिंड्रोम। जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से बेस का सीक्वेंस क्या हो, समान हो, बेस सीक्वेंस इज कॉमन या सेम फ्रॉम फॉरवर्ड आर बैकवर्ड डायरेक्शन। कहीं से भी आप पढ़िए, फॉरवर्ड पढ़िए या बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़िए, अगर बेस सीक्वेंस कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये पैलिंड्रोम है। तो ऐसा जैसे ही पॉइंट आ जाएगा तो वहाँ पर जो mRNA सिंथेसिस है वो रुक जाएगी, और जब mRNA सिंथेसिस रुक जाएगी इसका मतलब है कि नया mRNA बन गया, किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से इस तरह से RNA का बनना क्या कह रहा था, RNA पॉलीमरेज की सहायता से संपन्न हो रहा है। और जो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज बन रहा है, ठीक है, RNA पॉलीमरेज की सहायता से क्या बन रहा है, mRNA चेन बन रही है। तो ये हमारी पूरी mRNA जो चेन हो गई, mRNA चेन। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये 3-5 ये कौन सा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये यहाँ लिखा ही हुआ है, ये mRNA चेन बन गई। अब आप देखिए ये जो स्टेप हुआ है, 3 स्टेप है, इसमें इनिशिएशन था, इलोंगेशन था और टर्मिनेशन था। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है या यहाँ पर जो इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है, तो अगर यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, अगर एक पेप्टाइड चेन बनाने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर जीन कोड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मोनोसिस्टोनिक। और अगर यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन जो है, जीन कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन, देन इट इज कॉल्ड द पॉलीसिस्टोनिक। अब डिपेंड करता है कि ये मोनोसिस्टोनिक है या पॉलीसिस्टोनिक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में अलग अलग होता है। और सिस्टोन क्या है, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ, सिस्टोन क्या था, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता की जो क्रियात्मक इकाई थी वो सिस्टोन था। अब हम आते हैं यहाँ पर mRNA चेन बनने के बाद प्रोसेसिंग ऑफ RNA। एक टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ RNA की प्रोसेसिंग क्या है। ये जो mRNA चेन बनी है, इट इज कॉल्ड द हेट्रो न्यूक्लियर mRNA, हिंदी में कहते हैं विषमांगी केंद्रकीय mRNA। जो mRNA बनता है इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोन्यूक्लियर mRNA, ठीक है। अब ये जो है, अब मैं यहाँ पर टेम्परेट स्टैंड को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। ये जो
ये 5 डैश सिरा था और ये कौन सा सिरा था, 3 डैश था। तो एट द 5 डैश एंड ऑफ द हेट्रोन्यूक्लियर mRNA द मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज प्रेजेंट। हियर द एमिनो एसिड कॉल्ड द मेथिल ग्वानोसिन triphosphate as well as at the tail part, this is the tail part and this is the cap। यहाँ पर एडिनाइलेट क्या पाया जाएगा, रेसिड्यू। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनाइलेट रेसिड्यू। अब प्रोसेसिंग क्या है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा ही आरएनए किस में चला जाता है, ट्रांसलेशन के लिए चला जाता है। बट इन केस ऑफ इन यूकैरियोट्स जो यहां पर स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन आल्सो कॉल्ड द स्प्लिट जीन makes mRNA that contains exons and introns both। ये जो mRNA बना है इसमें दो तरह के जो है क्या हैं, सब्सटेंस, एक्सॉन भी और इंट्रॉन भी। अब क्या होगा, एक्सॉन इंट्रॉन क्या है, वास्तव में जो आगे ट्रांसलेशन में यूनिट काम आएगी दैट इज एक्सॉन, एक्टिव पार्ट, और जो इनएक्टिव पार्ट है वो क्या कहलाता है, यहां पर इंट्रॉन्स कहलाता है। तो इस वाले में आप देख लीजिए, मैं यहां से इस these are the exons, exon first, exon second, exon third and exon fourth। और बाकी ये जो पार्ट बीच में बने these are the intron, ये इंट्रॉन्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि हेट्रोन्यूक्लियर एमआरएनए में इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट, but exons are active and only take part in the formation of the protein। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर इस हेट्रोन्यूक्लियर एमआरएनए में आरएनए स्प्लाइसिंग होगी। ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग, ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग एमआरएनए इज या इट इज ब्रोकन डाउन इनटू द एक्सॉन एंड इंट्रॉन। तो क्या आएंगे, हेट्रोन्यूक्लियर mRNA is cleaved into exons and introns। एक्सॉन इंट्रॉन में उसको तोड़ देते हैं एंड all the exons join together, आपस में सबको जोड़ दिया जाता है विद लाइगेज एंजाइम। एक लाइगेज क्या होता है यहाँ पर, जैसे ग्लू होता है गोंद, उसी तरह काम करता है एक एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। विद लाइगेज एंजाइम ऑल द एक्सॉन ज्वाइन टुगेदर विद लाइगेज एंजाइम टू मेक एक्टिव चेन। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव चेन बन जाती है, एक्टिव चेन, और इसी एक्टिव चेन को यहाँ पर ये क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये जो आपका प्रोसेसिंग वर्ड है वो यहीं से आ रहा है। तो हमने सारे एक्सॉन्स को कट करके और आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब आपस में जोड़ दिया तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। ये आरएनए का प्रोसेसिंग है कि एमआरएनए जो बना था उसमें दोनों पार्ट थे, उसमें हमने कट लगा दिया आरएनए स्प्लाइसिंग द्वारा और सारे एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया। अब सारे एक्सॉन को आपस में जोड़ देंगे, देखिए, तो केवल ये बन जाएगी यहाँ पर, दिस इज द, ये सब है एक्सॉन्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए।
ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से mRNA चेन बनती है, किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अब हम आते हैं इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। किस में आ जाएं? तो mRNA न्यूक्लियस में टेम्पलेट डीएनए से बन करके अब साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद जो पार्ट होगा वो ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए पढ़ लें। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए ही एमिनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करके और कहाँ तक पहुँचाएगा, यहाँ पर mRNA चेन तक। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये किया किसने दिया है? बाय रॉबर्ट हॉली, और इट इज कॉल्ड द क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, तो क्लोवर लीफ मॉडल इसको कहा गया और किसने? रॉबर्ट हॉली ने इसको डिस्क्राइब किया। अब ये जो टीआरएनए है इसका एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सुपरनेटेंट, ठीक है, या सुपरनेंट आरएनए, आल्सो कॉल्ड द सॉल्युबल आरएनए। ठीक, अब क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है, तो क्लोवर लीफ लाइक मॉडल में आप देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 3 लूप दिखाई दे रहे हैं, बाकी एक जगह स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे का है वो एंटीकोडॉन है, ये है यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप, दिस इज द एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। अब एंटीकोडॉन लूप के बाद जो लेफ्ट और राइट लूप बचते हैं, तो उसमें एक डीएचयू लूप है, डीएचयू लूप, एक है यहाँ पर है टी साइज सी लूप, ये यहाँ पर क्या है? वेरिएबल आर्म है, वेरिएबल आर्म। अब एक सिरा बचा, जो सिरा बचा उसको यहाँ पर 5-3 एंड कहते हैं। तो ये है यहाँ पर 5 और ये है 3। अब यहाँ पर ये एमिनो एसिड का सीक्वेंस लगा हुआ है ACC, और ये क्या है? एमिनो एसिड। ये जो ACC है यहाँ का सीक्वेंस है किसका? बेस पेयर का। ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर आर्म। अब ये जो DHU लूप है, तो ये DHU आर्म हो गया, और यहाँ पर फूला हुआ भाग क्या हो गया? लूप हो गया। यहाँ पर जो एमिनो एसिड है वो कौन सा है? डाईहाइड्रोयूरेसिल। यहाँ पर कौन सा है? स्यूडोयूरिडीन, स्यूडोयूरिडीन। एंटीकोडॉन लूप में 7 बेस पेयर होते हैं, और 7 बेस पेयर में यहाँ पर जो 3 होते हैं ये हैं एंटीकोडॉन, 3 बेस, ठीक। और ये एंटीकोडॉन किससे जुड़ता है? mRNA के कोडॉन से जुड़ता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? यहाँ पर स्थानांतरण का कार्य करता है। एमिनो एसिड या जो बेस सीक्वेंस है, ट्रिपलेट बेस जिसे कोडॉन कहते हैं, उनको यहाँ पर ला करके एमिनो एसिड को, और कहाँ तक जाता है? mRNA तक। तो mRNA तक उठाकर यहाँ ला रहा है, तो इससे अटैच करके और mRNA श्रृंखला पर लगातार एमिनो एसिड आपस में ज्वाइंट करते जाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ के क्या बन जाता है? पॉलीपेप्टाइड बन जाती है या प्रोटीन बन जाती है। हम पढ़ते हैं इससे पहले जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, हमको ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले पता होना चाहिए कि वास्तव में जेनेटिक कोड क्या है। इसे यहाँ पर आनुवंशिक संकेत पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक सॉरी जस्ट वेट, इट इज कॉल्ड द आनुवंशिक संकेत पद्धति। है क्या जेनेटिक कोड?
ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो ट्रिपलेट सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड। किसने यहां पर जेनेटिक कोड डिस्कवर किया? हॉली, डिस्कवर्ड बाय द हॉली, नीरेनबर्ग, ओकाया, मथाई एटसेट्रा। ठीक, अब क्या है ट्रिपलेट सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड? आपको पता है कि यहां पर बेस केवल 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। कितने बेस होते हैं? 4 बेस होते हैं। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। अगर एक बेस या एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड को कोड करता है तो इससे मिलकर बनता है, आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है, इससे मिलकर जीटीपी बन जाता है, इससे मिलकर क्या बन जाता है? टीटीपी बन जाता है, इससे मिलकर सीटीपी बन जाता है। एक यूरेसिल भी है। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, तो यूजीएसी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एमआरएनए की बात करेंगे तो आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ पर यूरेसिल भी आ जाता है। देखिए, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड माने बेस, शुगर प्लस फास्फेट, अगर एक एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, तो कितने तरह के एमिनो एसिड है? 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हैं बॉडी में। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो जैसे 26 अल्फ़ाबेट लाखों प्रकार के या इन्यूमरेबल असंख्य वर्ड्स बनाते हैं, उसी प्रकार 20 एमिनो अम्ल विभिन्न तरह से ज्वाइंट करके, कंबाइन करके लाखों प्रकार की प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रकार की क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड, इफ वन न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर वन एमिनो एसिड, अगर एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड यूज हो तो यहाँ पर 4⁻1 इक्वल टू 4 एमिनो एसिड कोड हो पाएंगे केवल किससे? 4 न्यूक्लियोटाइड से। यदि इफ 2 न्यूक्लियोटाइड, अगर दो न्यूक्लियोटाइड कोड करें, कोड फॉर एमिनो एसिड, तो अब क्या होगा? 4⁻2 मतलब 16 को हम कोड कर सकते हैं। 16 एमिनो एसिड का नामकरण किया जा सकता है। और है कितने? 20। तो आप सोचिए, एक एक से काम नहीं बन रहा, दो दो से नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम 3 का सीक्वेंस लेना पड़ेगा। सो मिनिमम सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज इसेंशियल। काहे के लिए इसेंशियल है? फॉर कोडिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए मिनिमम 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम लेना पड़ेगा। सो 4⁻3 इक्वल टू 64 कोड बन जाएंगे। और एमिनो एसिड कैसे हैं? एमिनो एसिड केवल 20 हैं, हमने कोड कितने बना दिए? 64। ठीक है, क्योंकि 2 लेंगे तो 16 बनेंगे और 3 लेंगे तो 64। तो 16 और 64 के बीच में कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर 64 कोडॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर इतने कोडॉन बन गए, इसका मतलब है कि एक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। जैसे कह सकते हैं कि केवल 20 लोग बैठे हैं और 64 नाम हैं, तो 20 लोग में 64 नाम है, इसका मतलब एक व्यक्ति का एक से ज़्यादा नाम है। उसी तरह से हम ये समझ लेंगे कि एमिनो एसिड का इट मीन्स one amino acid has more than
1 कोडॉन। एक एमिनो एसिड के एक से अधिक कोडॉन हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आउट ऑफ 64 एक कोडॉन होता है AUG, इट इज द इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन नोन एज मेथियोनिन। प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करने के लिए mRNA चेन पर सबसे पहला जो सीक्वेंस आएगा ट्रिपलेट कोडॉन का वो AUG होगा। ये इनिशिएशन प्रारंभन कोडॉन है, इसका नाम है मेथियोनिन। और क्या होगा, UAA, UAG और UGA, दीज 3 आर द टर्मिनेशन कोडॉन। ये क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन है, हिंदी में कहते हैं समापन। इसका मतलब है इनके आते ही प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, रुक जाता है। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 64 में केवल 61 कोडॉन्स रिमेन, 61 कोडॉन बचे जो एमिनो एसिड को क्या करेंगे, कोड करेंगे। इन 3 को हटा दिया जाए क्योंकि ये टर्मिनेशन कोडॉन है, कितने हैं, 3 हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आएगा तो प्रोटीन संश्लेषण स्टेप या क्रिया रुक जाएगी। तो अब कोडॉन्स का हमारा प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोडॉन्स, सबसे पहले तो होता है ट्रिपलेट नेचर। ट्रिपलेट नेचर के हैं ये, ठीक है, 3-3 का क्या है यहां पर बेस सीक्वेंस से। दूसरा पॉइंट है यहां पर कि ये कोडॉन क्या होते हैं, डीजेनरेट, डीजेनरेट है मोस्टली। इट मीन्स एमिनो एसिड्स has more than 1 codon. It means 1 amino acid, एक अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडॉन है, इसको डीजेनरेसी कहते हैं। तीसरा स्टेप क्या है यहाँ पर कि देयर विल बी नो कॉमा, ठीक है, बिटवीन कोडॉन्स के बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ATGCAUGAC, ठीक है ना, CAT कर दिए। तो यहाँ पर कितने कोडॉन बन रहे हैं, 1 2 3, कोई बीच में कॉमा में फलाए सब लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, फॉर इट मीन्स फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, दे आर सेम। सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या है, सेम है। अगर AUG इनिशिएशन कोडॉन प्रोकैरियोट्स के लिए तो वही यूकैरियोट्स के लिए भी होगा। तो कोडॉन्स यूनिवर्सल हो गए। फिर यूनिवर्सल के अलावा यहाँ पर और क्या प्रॉपर्टीज जो आएगी, कोडॉन्स आर इन स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट। स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट में होते हैं, ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता, पंक्चुएशन नहीं होता है, यूनिवर्सल होते हैं। इसके अलावा जो एक और मेन प्रॉपर्टी है कोडॉन्स की कि कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप, कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैपिंग नहीं होती। मान लीजिए लिखा है ATGCATC, तो अब यहाँ पर पूछा है कितने कोडॉन हैं, तो 1 2 और 3। ध्यान रखिएगा ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, हम ऐसे शो कर सकते हैं यहाँ पर कि एक कोडॉन ये बन गया, दूसरा कोडॉन ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, फिर पांचवा ये बन गया। दिस इज द ओवरलैपिंग। तो कोडॉन्स में ओवरलैपिंग नहीं होती, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब इसमें एक और होता है वोबेल हाइपोथेसिस।
वोबेल्स हाइपोथेसिस। वोबेल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोडॉन्स में दो बेस पेयर तो क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, रिजिड होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो तीसरा बेस पेयर होता है वो क्या करता है, पेयरिंग ऑफ थर्ड बेस, पेयरिंग ऑफ थर्ड बेस इन कोडॉन इज नॉट सो स्ट्रिंजेंट, मतलब उतना ज़्यादा पकड़ नहीं बना सकता है, या नॉट कर दिया लेस स्ट्रिंजेंट, लेस स्ट्रिंजेंट देन अदर्स। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है यहाँ पर UAC, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा UAU भी हो सकता है। ये देख रहे हैं दो सेम हैं और केवल क्या चेंज हुआ है, तीसरा चेंज हुआ है यहाँ पर, तो UCU है, UCC है। ये किसको शो करते हैं, सेरीन को शो करते हैं। तो आप देख रहे हैं तीसरा चेंज हो सकता है, लेकिन दो मोस्टली क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। फिर इसके बाद अब इतने सारे कोडॉन बनते कैसे हैं, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि चार ही तो न्यूक्लियोटाइड है, कैसे 4⁻³ लिख दिया 64 बन गए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए कि इस तरह से कोडॉन बनाने के लिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर UCAG, UCAG, सपोज करिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने ये बनाया UCAG, तो UCAG आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर चारों चलेगी UCAG, 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 UCAG। अब देखिए इस वाले में देखिए UUU, दूसरा देखिए UUC, तीसरा देखिए UUA, चौथा देखिए UUG। 4 दूनी 8, 4 3 12, चौको 16, 16 चौको 64। इस तरह से 64 कोडॉन बनते हैं, ठीक। तो ये जेनेटिक कोड हो गया। जेनेटिक कोड के बाद हम आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट में, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी में कहते हैं अनुवादकरण। अनुवादकरण क्या है ये, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA। mRNA से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरह होगा, इसको हम यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस कहेंगे। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है, अनुवादकरण, इसमें क्या होगा कि जो हमारी mRNA चेन है, ये mRNA, इसमें जो सूचनाएं हैं, यहाँ पर ये जो कोड हैं, इसी के हिसाब से यहाँ पर tRNA, ये tRNA, ये अपने एंटीकोडॉन से जुड़ेगा, ठीक है। और कंटिन्यू tRNA यहाँ पर अपने अमीनो एसिड को लाता रहेगा और यहाँ पर mRNA के अंदर अमीनो एसिड आपस में जुड़ते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टाइड बॉन्ड, और फिर उसके पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और वो टूट के गिर जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन में 3 स्टेप हैं, कौन कौन से, देयर आर 3 स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। जो अनुवादकरण हो रहा है इसमें यहाँ पर 3 स्टेप हैं, कौन कौन सा है, एक है इनिशिएशन, इनिशिएशन को हिंदी में कहते हैं प्रारंभन। दूसरा है यहाँ पर इलोंगेशन, इसको कहते हैं दीर्घीकरण। और तीसरा है यहाँ पर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन को यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर समापन। इससे पहले आपने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो वहाँ पर मैग्नीशियम या मैग्नीज आयन की भी ज़रूरत थी। उसके बाद 4 प्रकार के यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड थे, कौन कौन से थे, यहाँ पर ये था, एक देख रहे हैं एडेनिन से बना था,
ATP हो गया, GTP हो गया और यूरेसिल 7 ठीक है, और CTP हो गया। थायमिन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या बना रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे। यहाँ पर 3 स्टेप है, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। अब प्रोटीन संश्लेषण में तीनों स्टेप पढ़ने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एमिनो एसिड को एक्टिव करते हैं। तो एक स्टेप आता है इसमें, फर्स्टली एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड टेक्स प्लेस। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड टेक्स प्लेस। सबसे पहले एमिनो एसिड को क्या करना है, सक्रिय करना है, सक्रियकरण। अब ये सक्रियकरण में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ज़रूरत होगी यहाँ पर एनर्जी सोर्स चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, ठीक है ना। तो क्या चाहिए यहाँ पर, तो जो हमारा एक्टिवेशन शुरू हो रहा है उसके लिए है। तो अभी आप देखिए कि एमिनो एसिड को किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो एमिनो एसिड्स को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एमिनो एसिड फर्स्ट, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा AA1। तो सबसे पहले हमने एमिनो एसिड लिया और एमिनो एसिड को यहाँ पर एनर्जी सोर्स के द्वारा एक्टिवेट कराया। तो ये एनर्जी सोर्स है यहाँ पर ATP, और एंजाइम लगेगा एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। इस एंजाइम की सहायता से एमिनो एसिड को सक्रिय कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड 1 AMP एंजाइम प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। अभी ये कॉम्प्लेक्स है एमिनो एसिड फर्स्ट प्लस एडेनोसिन मोनोफास्फेट प्लस एंजाइम, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, आगे स्टेप को पूरा करना है। अब देखिए आप इसमें, अब ये जो एमिनो एसिड है ये फर्स्ट AMP एंजाइम, इसको अभी एमिनो एसिड पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ। अब ये किससे जो है जुड़ेगा, आकर के tRNA से जुड़ जाएगा, प्लस tRNA ट्रांसफर RNA से जब आपने इसको जोड़ा तो अब क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड जुड़ जाएगा tRNA से, प्लस AMP अलग हो जाएगा एडेनोसिन मोनोफास्फेट, प्लस एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दिस इज द एक्टिव एमिनो एसिड, एक्टिव एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड को सक्रिय करने के लिए पहले ATP से क्रिया करा दिया, एंजाइम था एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज, और फिर उसको tRNA से जोड़ दिया। तो एमिनो एसिड हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। अब हमको यहाँ पर तीनों स्टेप सीरियल से लाने हैं। कौन कौन से, प्रारंभन और दीर्घीकरण और समापन। चलिए देखते हैं तीनों स्टेप। दिस इज द इनिशिएशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, इनिशिएशन, प्रारंभन। जो प्रारंभन होना है, उस प्रारंभन में जो आवश्यकता होती है, देयर इज अ नीड ऑफ 30S सब यूनिट, 50S सब यूनिट। हम यहां पर किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्नीशियम आयन देख रहे हैं, 30S उपिकाई थी राइबोसोम की, 50S उपिकाई थी राइबोसोम की। मैग्नीशियम आयन था जिसकी हमको ज़रूरत थी। मैग्नीशियम आयन के अलावा हमको ATP की ज़रूरत थी, इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत थी, इनिशिएशन फैक्टर, प्रारंभन कारक की आवश्यकता थी हमको, ठीक है। इतने सारे यहाँ पर जो नीड्स थे, आवश्यकता थी। और हमें पहला एमिनो एसिड चाहिए था N फॉर्मिल मैथ्योनीन
F meth for prokaryotes and केवल यहाँ पर मैथियोनीन या मेथ कहते हैं फॉर यूकैरियोट्स। तो हमें किसकी स्टडी करनी है? हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में इतने सारे हमको इसेंशियल नीड्स थे जिनको हमको आवश्यकता हो रही थी कि हमको क्या क्या चाहिए। अब देखिए, जो पहला स्टेप था वो इनिशिएशन था, प्रारंभन था। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये 30 mRNA चेन बनी हुई है, ठीक है। mRNA, ये mRNA चेन देख रहे हैं आप। पहले mRNA चेन हो गई, फिर mRNA चेन में जो पहला कोडॉन था वो आपको पता है कौन सा था? AUG। ये राइबोसोम की कौन सी इकाई है? 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अभी हमने दो चीज़ देख ली। ये AUG कौन सा था? यहाँ पर प्रारंभन कोडॉन था मैथियोनीन। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में लिख दें इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। अब ये दूसरे स्टेप में आते भी इनिशिएशन ही पूरा नहीं हुआ। अब इनिशिएशन के बाद mRNA चेन के बाद ये वाला जो हमारा 30th इकाई थी, ये 30th सब यूनिट ऑफ, शॉर्ट में लिखा जाए सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, क्योंकि हमको इसी बोर्ड में पूरा फिगर बनाना है, ठीक है। AUG, यहां पर लग गया मैग्नीशियम आयन प्लस इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर प्रारंभन कारक। अब देखिए, अभी पहला स्टेप पूरा नहीं हुआ। पहले इनिशिएशन कोडॉन लगा, mRNA और 30th यूनिट थी। अब ये दोनों ज्वाइंट कर गए, और ज्वाइंट करने के बाद जैसे ज्वाइंट करेंगे तो अभी यहाँ पर tRNA आकर जुड़ेगा। फिर हम आते हैं तीसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप में आते हैं। अभी ये इनिशिएशन फैक्टर आकर जुड़ा हुआ है। दिस इज द इनिशिएशन फैक्टर AUG, ठीक है। एंड दिस इज द tRNA। कौन सा था हमारा? एमिनो एसिड फर्स्ट tRNA। ये सक्रिय एमिनो एसिड है, और ये जो पार्ट है ये कौन सा है? ये है यहाँ पर एमिनो एसिड का कौन सा पार्ट? एंटीकोडॉन। तो AUG से जो पहला एंटीकोडॉन जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? एडनिन से थाइमीन जोड़ना चाहिए, लेकिन आरएनए में क्या जोड़ता है? यूरेसिल जोड़ता है, UAC। दिस द एंटीकोडॉन। अब इतना होते ही इसका जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरी सब यूनिट है 50S सब यूनिट, वो सब यूनिट भी यहाँ पर आकर के इससे जुड़ जाएगी। तो ये यहाँ पर AUG हो गया, AUG, और इसमें ये यहाँ पर दूसरी सब यूनिट भी इसकी आकर के जुड़ गई है। इसे कहते हैं यहाँ पर एमिनो एसिड की सेकंड उप इकाई। तो अब जब एमिनो एसिड की सेकंड उप इकाई भी आकर जुड़ गई तो आप देखिए, दिस इज द एमिनो एसिड फर्स्ट tRNA प्लस दिस इज द UAC, दिस इज द A साइट और दिस इज द P साइट। नाउ द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड द इलोंगेशन, दीर्घीकरण। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जैसे ही दीर्घीकरण होगा
तो दीर्घीकरण में अब यहाँ से नए नए अमीनो एसिड अपने सक्रिय अमीनो एसिड कहाँ से, ए साइड से पी साइड की ओर आएंगे। तो आप देखिए ये आ गया AUG, इस तरफ ले आए इसको। ये आपका कौन सा था, UAC था। यहाँ पर दूसरा आ गया, सपोज करिए यहाँ पर GGG आ गया। दिस इज द सेकेंड कोडॉन एंड दिस इज द सेकेंड सक्रिय अमीनो एसिड टू tRNA। दिस इज द अमीनो एसिड फर्स्ट tRNA एंड दिस इज द एंटीकोडॉन। तो ग्वानिन से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा। दिस इज द एंटीकोडॉन। ठीक है, किस साइड से, ए साइड से पी साइड को। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा tRNA थर्ड आएगा यहाँ पर। अब ये कोडॉन इस तरफ आ गया, यहाँ पर तीसरा कोडॉन आया CCC। इसका जो एंटीकोडॉन था ये क्या था, CCC। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे अमीनो एसिड शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर, दे ट्रांसफर देयर अमीनो एसिड इनटू द नेक्स्ट एक्टिव अमीनो एसिड चेन। दिस इज द अमीनो एसिड थर्ड tRNA। तो यहाँ से ये अपना बेस को या अमीनो एसिड को क्या करता है, ट्रांसफर कर रहा है। इसने इसमें ट्रांसफर किया, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद ये अपने अमीनो एसिड को इसमें ट्रांसफर कर देगा। जब ये आगे शिफ्ट होगा तो ये अब UAC ने अपने इसमें शिफ्ट कर दिया। CCC में यहाँ पर कौन सा एंटीकोडॉन आएगा, दिस इज द CCG। इसने अपने अमीनो एसिड को अब जब लेफ्ट साइड पे और आएंगे तो ये इसको थोड़ा छोटा बना दें। दिस इज द इलोंगेशन चेन। लगातार अमीनो एसिड में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज द अनदर अमीनो एसिड, दिस इज द अमीनो एसिड फोर्थ tRNA। अब ये कंटिन्यू इलोंगेशन चेन चल रही है। अब जैसे ही बॉडी के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टेप में थर्ड प्रोसेस आएगा, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन का मतलब है यहाँ पर समापन। तो जैसे समापन स्टेप होता है तो यहाँ पर ये जो आपका चेन बनी हुई है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा बना रहे हैं तो हो सकता है आपके बोर्ड में पूरा कंप्लीट ना हो रहा हो। तो यहाँ पर तुरंत कोई समापन कोडॉन आएगा। तो समापन कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। तो यहाँ पर जैसे समापन कोडॉन आएगा तो समापन कोडॉन के आते ही नया सक्रिय अमीनो एसिड नहीं आएगा। तो जब नया सक्रिय अमीनो एसिड नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए कोई नया सक्रिय अमीनो एसिड नहीं आया। नो अमीनो एसिड प्लस tRNA एज वेल एज दैट इज द रिलीज फैक्टर। एक अलग से रिलीज फैक्टर आ जाएगा, विमुक्ति कारक जिसको कहते हैं। और रिलीज फैक्टर के आते ही ये जो प्रोटीन सिंथेसिस चेन है ये स्टॉप हो जाएगी। तो लास्ट टर्मिनेशन में जैसे समापन कोडॉन आया तो देयर इज नो एंटीकोडॉन विद द हेल्प ऑफ द tRNA and the release factor is present, and after the release factor this polynucleotide chain, this is the polypeptide chain। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस नेक्स्ट स्टेप पे आप देखिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर रिलीज फैक्टर के साथ साथ ऐसे ये आ गई। दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। This is the polypeptide chain present into the 50S subunit of the rRNA। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बॉडी में जितना इसेंशियल प्रोटीन है वो यहाँ पर बन चुका है। अब ये इसेंशियल प्रोटीन बनने के बाद जैसे ही हमारा DNA
नया mRNA ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनाएगा, तो फिर वो mRNA के में न्यूक्लियस से बाहर आकर के फिर से नए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए स्टेप क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में केवल बेसिक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। दिस इज द 30th सब यूनिट एज वेल एज द 50th सब यूनिट इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट है तो 2 सब यूनिट है, 30th और 50th। अगर हम यहाँ पर यूकैरियोट ले लें तो यहाँ पर 30 और 50 यूनिट ना होकर के कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि ये जो है हमारा राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70s और 80s। तो 70s की जो यूनिट होती है वो 30 + 50 2 सब यूनिट होती है, और जो 80s है वो 60-40 होती है। तो हमने यहाँ पर प्रोकैरियोट पढ़ा है, इसीलिए द फर्स्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड द मेथियोनिन, आल्सो नोन द फॉर्मल मेथियोनिन। तो पहला जो एमिनो एसिड था वो यहाँ पर अपने एंटीकोडॉन UAC के द्वारा AUG से जुड़ा, क्योंकि AUG क्या है, दिस इज द इनिशिएशन कोडॉन। तो अपने एंटीकोडॉन से हमारा tRNA आकर जुड़ रहा है, एज वेल एज द मैग्नीशियम आयन इज इसेंशियल फॉर दिस ज्वाइनिंग। इसके ज्वाइनिंग के लिए एक इनिशिएशन फैक्टर और मैग्नीशियम आयन इसेंशियल होता है। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द मैग्नीशियम आयन, द 50s सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम कैन नॉट ज्वाइंट विद द 30th सब यूनिट। ये 50th सब यूनिट है। तो अगर आप मैग्नीशियम आयन की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमारे राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि वो 50th सब यूनिट है, वो इससे ज्वाइंट नहीं करेगी। तो इस इनिशिएशन प्रोसेस में आपने देखा कि दिस इज द इनिशिएशन कोडॉन, दिस इज द एक्टिव अमीनो एसिड, दिस इज द 30th सब यूनिट, दिस इज द 50th सब यूनिट, इज द A साइट, इज द P साइट, एंड द फर्स्ट अमीनो एसिड इज द N-फॉर्मल मेथियोनिन। नाउ द इलोंगेशन प्रोसेस, दीर्घीकरण में कंटिन्यू राइट से लेफ्ट की ओर अमीनो एसिड आते हैं, मीन्स यहाँ से इस साइड से किस साइड की ओर, लेफ्ट साइड की ओर। तो आप देख रहे हैं जो भी सीक्वेंस होगा जेनेटिक कोड का, तो अगर यहाँ पर GGG है तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइटोसिन, तो ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ रहा है, तो ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद थर्ड जो सक्रिय अमीनो एसिड फिर से राइट साइड से आया, अगर उसमें CCC सीक्वेंस है तो उसका सीक्वेंस एंटी जो कोडॉन होगा वो क्या होगा, GGG होगा, तो ये फिर आ गया। हर बार जो हमारा एक्टिव अमीनो एसिड है उसमें से जो अमीनो एसिड है वो राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार दीज आर द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद अगर हमको सपोज करिए कि 10 अमीनो एसिड्स के जुड़ने के बाद प्रोटीन बनानी है, तो 10वें अमीनो एसिड आने के बाद तुरंत यहाँ पर रिलीज फैक्टर आया इन द प्रेजेंस ऑफ द टर्मिनेशन कोडॉन। तो टर्मिनेशन कोडॉन 3 थे, मैंने बताया था, एक UAA था, एक UAG था और UGA था। इन 3 में से कोई भी एक एंटी कोडॉन आ जाएगा, तो जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आ जाएगा देयर इज नो इसेंशियलिटी ऑफ द एक्टिव अमीनो एसिड। देखिए एक्टिव अमीनो एसिड A4 तक आकर रुक गया, अब नहीं आ रहा। और रिलीज फैक्टर के आते ही दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रोकन डाउन एंड स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में आ गया। हमारी बॉडी को जो इसेंशियल प्रोटीन बनानी थी वो इन्होंने बना ली। अब बॉडी में प्रोटीन बनती गई और बॉडी में ग्रोथ होती गई। तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, क्योंकि DNA से RNA और RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है। इन्फेंट्स में या चाइल्डहुड स्टेज में इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि उनको यहाँ पर ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन तो 2 तरह के, एक प्रोटीन जो एक्सटर्नल सोर्स से हम ले रहे हैं पल्सेस से, वो तो जा ही रही है ग्रोथ के लिए है। ये वो प्रोटीन है दैट मेक द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, एज वेल एज फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, तो 2 तरह से डिफाइन किया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो आपको पता है कि फंक्शनल प्रोटीन में हमारी जो है कौन सी आती है, जैसे हीमोग्लोबिन है, दैट इज आल्सो फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में केराटिन आता है, जैसे हमारे हेयर्स हैं ये केराटिन के बने हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में जो डिफ्रेंशिएट किया है, तो कंटिन्यू इस प्रोसेस से प्रोटीन फॉर्मेशन होता रहेगा। तो आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज आपने देख लिया कि किस तरह से हमने DNA से RNA बनाया, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। तो RNA में मेनली mRNA बनता है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो 3 तरह का होता है RNA पॉलीमरेज, तो वो rRNA भी बना सकता है, mRNA भी बना सकता है और tRNA भी बना सकता है। फिर हमने tRNA का स्ट्रक्चर देख लिया, क्लोवर लीफ मॉडल था यहाँ पर।
टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बाद हमने जेनेटिक कोड देख लिया कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ट्रिपलेट सीक्वेंस, 3-3 का क्रम, वो जेनेटिक कोड बनाता है। और जेनेटिक कोड में ही यहाँ पर ये अपने एंटीकोडॉन से एमिनो एसिड जुड़ता है। अब हम आए इसमें ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन में पहले अमीनो एसिड को हमने एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद इनिशिएशन में 30s 50s सबयूनिट आकर जुड़ गई और अमीनो एसिड एक्टिव वाला आकर जुड़ गया। इलॉन्गेशन में ये चेन लगातार चलती रही और नए नए अमीनो एसिड आकर जुड़ते रहे, और जैसे ही बॉडी के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड जुड़ गए, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, तो रिलीज फैक्टर आ गया, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द टर्मिनेशन कोडॉन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस इज कंप्लीटेड बाय दिस प्रोसेस। तो आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देख लिया प्रोटीन सिंथेसिस कैसी होती है। नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।